Hello friends, I am here with one of the most important chapter from your history, which is the nationalism in Europe. uh, जिसमें हम इंडियन पीपल्स की इंडियन लीडर्स की स्ट्रगल के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, so you can see, so in this picture we can see that how people struggle for freedom, and here we have one leader who lead our country. So let's start. This is one of the most important chapter as इसमें से most of the marks इसमें से I think 15 marks का 15 or 17 something I'm not sure but इतने marks का तो है. इतने marks के questions पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में. So I hope कि आप इसमें concentrate करो. ये हमारा सेशन इज गोइंग टू बी हाफ, मतलब हाफ भी नहीं, इट इज गोइंग टू बी 1/4. Then we'll have more sessions according to will get time. मतलब जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे हम करते जाएंगे. So I hope आप concentrate करो इधर so that I could help you understand. So let's start. So now question is that how did feeling of nationalism emerge in India? कैसे इमर्ज हुई, मतलब कहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ. सो लेट्स सी. इन इंडिया देयर वर मैनी कॉलोनीज. कॉलोनीज मतलब वी कैन से लाइक अलग अलग पार्ट्स, डिनेस्टीज. मतलब हमारे शिवाजी थे, हमारे किंग शिवाजी, लॉर्ड शिवाजी. तो वो लोग, वो उनका एक किंगडम था. चंद्रगुप्त मौर्य उनका एक किंगडम था. फिर हमारे अकबर थे, उनका एक अलग किंगडम था. तो सबके अलग अलग कॉलोनीज थी. सो उस टाइम के पहले भी सब लोग अलग अलग कल्चर और कॉलोनीज से रहते थे. मतलब हमारे इंडिया में अभी भी वी हैव गुजरात है, हमारा अलग ट्रेडिशन है. महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का अलग ट्रेडिशन, रिलीजन, फेस्टिवल्स है. लेकिन हम इंडियन पीपल जब बोलते हैं तो हम सारे के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे कंट्रीज में है. मतलब जितने भी कल्चर के पीपल रह रहे हैं हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो कॉलोनीज मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग रहते. तो अगर हमें नेशनलिज्म का ग्रोथ करवाना था, नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी पीपल में, तो उसके लिए हमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट करनी पड़ती. मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब हमें ऐसी कोई मूवमेंट, कोई स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते. अगर हमें मूवमेंट करनी थी तो हम सारे ग्रुप, मतलब पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, सारे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सारे कल्चर, सारे रिलीजन, सारे कॉलोनीज के लोगों को एक करना पड़ता था. कॉलोनीज मतलब अलग अलग हिस्सों में तोड़ना. लेकिन हम, अगर हमें नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी तो हम उसको तोड़ तो नहीं सकते. तोड़ के हम, मतलब अलग अलग ग्रुप्स को अपनी अलग अलग फीलिंग्स होगी नेशन की. तो अलग अलग फीलिंग से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला. एक ग्रुप लड़ेगा, दूसरा ग्रुप नहीं लड़ेगा. लेकिन हमें इसके अलावा हमें एक बड़ा सा हमारा पूरे इंडिया का ग्रुप चाहिए. हमें एक कोई कॉलोनीज का ग्रुप नहीं चाहिए. The sense of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tied many different groups together. So oppression, जो ऑप्रेस हुए हमारे इंडियन पीपल, उसकी वजह से जो कॉलोनीज थी वो फोर्स हुए, वो लोग उनको, मतलब ऑपरेशन की वजह से उनको, उनमें लाइक दे बिकेम टुगेदर, दे डिफरेंट ग्रुप से, लेकिन उन्होंने एक साथ अपना बॉन्ड शेयर किया. But each class and group felt effect of colonialism differently. Their experience were varied. Their notions of freedom were not always the same. So सारी कॉलोनीज के सब लोग के सारे पीपल्स के सबके नोशंस अलग होते हैं. जैसा हमने देखा था
डेवलपमेंट के नोशन सबके अलग होते हैं, वैसे ही नेशनलिज्म के नोशन भी सबके अलग होते हैं। इसीलिए इट वॉज वेरी हार्ड टू सबको एक साथ लाके सबको स्ट्रगल करवाना। तो we were having one excellence mind person. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within a movement. मतलब महात्मा गांधी और उनके कांग्रेस में ये सारे ग्रुप्स थे, कॉलोनीज थी, मतलब ग्रुप्स थे अलग अलग कल्चरल, तो उनको एक किया। But the unity did not emerge without conflict. कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले यूनिटी कभी नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट द सेंटेंस मीन्स। सो अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं इधर। सो इन दिस चैप्टर विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s, मतलब 1920s की हम स्टोरी लेने वाले हैं, एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस पढ़ने वाले, नॉन कॉपरेशन पढ़ने वाले, और 1990s के बाद 1920s के बाद की सारी स्टोरीज और मूवमेंट्स हम देखने वाले। और इसमें हम देखेंगे कि हाउ कांग्रेस सॉट द डेवलपमेंट सॉट टू डेवलप अ नेशन मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर किसने चला, कौन चले थे, कांग्रेस कैसे पूरे हिंदुस्तान को एक किया और कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, अलग अलग सोशल ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट हुए। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और पीपल के इमेजिनेशन में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आए। तो ये हम देखेंगे आज ये चैप्टर में। मतलब हाँ, आज हम पूरा चैप्टर नहीं करने वाले, विल डू द 1/4 ऑफ द चैप्टर। सो आज हम सिविल डिसोबीडियंस उधर तक नहीं जाने वाले। आज हम जलियांवाला बाग मैसेक्रे तक जाने वाले। So you can see how the people of all, सारे हिंदू मुस्लिम सारे, all caste, all lower class upper class, सब नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है सब में। So दिस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई हमारे कंट्री के पीपल में। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज occurred ड्यू टू सम बाल्कन इश्यूज के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बाल्कन इश्यूज मतलब पता है, यूरोप में। सो हम इसमें देखने वाले हैं कि सेंट्रल पावर कौन थे। ये ऑरेंज वाले जो है वो थे सेंट्रल पावर। उसमें आता है टर्की। लेटस हम जूम करके देखते हैं। हाँ, सो इसमें यू कैन सी जर्मनी था एक सेंट्रल पावर में, देन ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की, और ये सारे अफ्रीका के स्मॉल गोंगो, टोगो, कैमरून, अफ्रीका। तो ये सारे अलग अलग थे। ये सारे कौन से पावर, सेंट्रल पावर थे। और ये दूसरे सारे ब्लैक वाले, अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, क्यूबा, देन रोमानिया नहीं, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रेंच अफ्रीका, इजिप्ट, ये सारे ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ये सारे थे अलाइन पावर्स। सो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता था, विच पावर वॉन। तो देख के पता ही चल जाता है कि भाई रशिया है, कनाडा है, यूएसए हमारे साथ है, मतलब यूएसए अलाइन पावर में है। कौन जीतेगा, अलाइन पावर जीतेगी भाई। ओके, और ये सारे जो डॉट वाले वो थे
डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रोकन विथ जर्मनी, जर्मनी के साथ जिसका रिलेशन बिगड़ा हुआ था वो, और न्यूट्रल्स थे, जो वाइट वाले वो न्यूट्रल्स थे, वो किसी में भागे नहीं लेना चाहते, किसी से लड़ना नहीं चाहते थे। और इंडिया वॉज ऑल्सो इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इंग्लैंड और वो सब ब्रिटिश आइल्स एंड इंग्लैंड हमें पता है वो सब भी अलाइन पावर में थे, तो हमारे इंडिया ने भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन किया था उसमें। क्योंकि व्हाट हैपन वाज कि हमारे इंडिया से सारे सोल्जर्स थे, उनको ज़बरदस्ती बिठा के इंग्लैंड ले जाते थे और उधर फाइट करवाते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ओके, सो समझ रहे हैं? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट हम देखेंगे कि इन ईयर 1919 में we see the national movement spreading in new areas. तो 1990s में सारे नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहे थे पूरे इंडिया में, इनकॉपरेटिंग न्यू ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो ये टाइम था स्ट्रगल का, नेशनल मूवमेंट का। सो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सो वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, क्या सारे इफेक्ट हुए इंडिया पे? सो इंडिया पे ये इफेक्ट हुए, first of all, the World War created a new economic and political situation. So economically हमारी सिचुएशन बदल गई, पॉलिटिकली भी हमारी सिचुएशन बदल गई। मतलब इकोनॉमिकली पैसे की कमी आने लगी, और पॉलिटिकली मतलब सबकी राइट्स, पॉलिटिकली भी इश्यू हो सकते, मतलब बहुत इकोनॉमिक पे ज़्यादा दबाव पड़ा होगा, पॉलिटिकल पे ज़्यादा नहीं पड़ा होगा। It led to a huge increase in defense expenditure. पॉलिटिकल पे कैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, which has financed by the way. तो डिफेंस एक्सपेंस पॉलिटिकली भी होगा और इकोनॉमिकली भी इंक्रीज, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते दोनों की तरफ से। तो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ गई, और लोन इंक्रीज हो गए, टैक्सेस इंक्रीज हो गए, कस्टम ड्यूज वर रेज, और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो सब कुछ एक ही बार में हुआ, इसकी वजह से पीपल को बहुत प्रॉब्लम्स आई। देन थ्रू द वॉर योर प्राइस इंक्रीज हुए, डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। तो वर्ल्ड वॉर चला था, तो उस समय तक तो प्राइस ज़्यादा ही थे, खाने की चीज़ें और कपड़े और ऑल अदर थिंग्स, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल। इसकी वजह से बहुत हार्डशिप हुई कॉमन पीपल के लिए, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। देन विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब जो हमारे जो विलेज है उनमें उधर से लोगों को पकड़ के ले जाते थे, जबरदस्ती आर्मी में डाल देते थे, और उधर से वो लोग इंग्लैंड ले जाते थे लड़ने के लिए, उनकी वर्ल्ड वॉर के लिए। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस by which a colonial state forced people to join the army in rural areas caused widespread anger. तो फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा आया था कि आप ऐसे हमारे राइट्स छीन नहीं सकते, आप ऐसे जबरदस्ती हमें आर्मी में नहीं डाल सकते। देन इन 1918 and 1919 and 1920 और 1921 क्रॉप्स भी फेल हो गए इंडिया में, और शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा। तो ये सारे इफेक्ट हुए वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अभी एक नई पर्सनालिटी हमारे इंडिया में आई,
तो सत्याग्रह का आइडिया हम देखते हैं कि सत्याग्रह का आइडिया कैसे इंडिया में आया। तो सत्याग्रह का आइडिया जब एक इंसान 1950 में 9 जनवरी 1915, देखो मैंने डेट नहीं लिखी लेकिन आप मैं बोल रही हूँ तो आप देख लेना। 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से एक बड़ी पर्सनालिटी के इंसान इंडिया लौटे और उस दिन सत्याग्रह का जन्म हुआ इंडिया में। ओके, सो इन दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर, एक नए लीडर अपीयर हुए। अ स्ट्रगल, अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जिससे पूरे इंडिया की स्ट्रगल थी वो पूरी पलट गई। महात्मा गांधी, द ग्रेट पर्सनालिटी वॉज महात्मा गांधी। He returned to India on 9 January 1950। तो 9 जनवरी आपको याद रहेगा, अभी 9 जनवरी आ रहा है, आप याद रखना कि हाँ गांधी जी इस दिन आए थे इंडिया फिर लौट कर। ओके, तो सत्याग्रह मतलब क्या? अभी ये सत्याग्रह गांधी जी सत्याग्रह में इतना मानते थे, तो ये सत्याग्रह मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो सत्याग्रह मतलब ट्रुथ का फोर्स, मतलब जैसे सोचो, सिचुएशन सोचो, जैसे कोई हमारी कार है उसके ऊपर उन्होंने पान थूका, मतलब वो पान का वो बोलते हैं ना, कुछ भी थूका, चलो ना, तो पान की पिचकारी मारी, हाँ, तो उनको उनके सामने हमारी गाड़ी पे अगर मारी तो उनके सामने जाके अगर हम लड़ने लगे उनके साथ तो वो हमें एक थप्पड़ मारेंगे, हम उन्हें एक थप्पड़ मारेंगे और लड़ाई चलती जाएगी और ना ही उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तो अगर आपको उनको गलती का एहसास कराना तो सत्याग्रह का मार्ग यूज कीजिए, मतलब अपनाइए। अगर आपको, तो आप उसे थप्पड़ मारने की वजह के बजाय आप क्या करोगे, उन्हें आप उनके सामने जाके उनकी गाड़ी साफ करो, मतलब हमारी गाड़ी साफ करो और उनको एक रोज लो, जिससे अगर आप ऐसा करोगे तो उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं मैं सच में गलत कर रहा हूँ। तो हमें जो सच है उसे फोर्स करना है, इन्फोर्स करने के लिए। इन्फोर्स मतलब केम इन्फोर्स। ओके, सो ट्रुथ को फोर्स लगा के इन फोर्स लाना, मतलब उसको ट्रुथ को जगाना है, ट्रुथ को सबके सामने लाना। जिस इंसान ने गलती की है उसको उसके सामने उनकी गलती का एहसास करवाना, मतलब गलती का एहसास नहीं, उनको दिखाना है कि ये आपकी गलती है, वो भी डायरेक्ट वे में नहीं, आपको बोल के नहीं, इनडायरेक्टली। सो सत्य मीन्स ट्रुथ और ग्रह मीन्स इंड्यूस। तो ट्रुथ को इंड्यूस करवाना, उसके अंदर ट्रुथ को जागरूक करना कि सच ये है तो आपको मानना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। तो सत्याग्रह मीन्स पावर ऑफ ट्रुथ एंड it also means to search truth, सच को ढूंढना। The struggle that if we are it suggests that if we are true then we don't need any physical force to fight against injustice। अगर हम सच है तो हमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम मारपीट की ज़रूरत नहीं है हमें लड़ाई जीतने के लिए, इनजस्टिस के सामने जीतने के लिए, लेकिन हम उसके सामने किससे, सत्याग्रह से जीत सकते हैं। ओके, बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बोर्न टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। तो ऐसे स्ट्रगल करने से ट्रुथ को अल्टीमेटली ट्रायम्फ, मतलब जीत हासिल होनी ही है। अगर ऐसे स्ट्रगल करते रहे, मतलब सच है, अगर हम सच है और हम सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहे तो हमें ट्रायम्फ मिलेगी, हमें जीत हासिल होगी। Mahatma Gandhi believed that dharma of non-violence could unite all Indians. So non-violence से सारे इंडियंस यूनाइट कर सकते, यूनाइट होकर लड़ सकते हैं ब्रिटिश के सामने। लड़ना मतलब वैसे
ऐसे मारपीट करना वो नहीं, लड़ना मतलब उनके सामने सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाना। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो उसके दूसरे ईयर गांधी जी आए, उन्होंने देखा कि इंडिया में सब गलत शलत हो रहा है, तो उन्होंने सत्याग्रह चलाए। तो पहले तो उन्होंने आते ही 3 सत्याग्रह चला दिए थे। दूसरे ही साल में 1916 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि वो इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण। चंपारण कहाँ आया? बिहार। तो बिहार में क्यों गए थे? उन्होंने वो इंस्पायर करने गए थे पीशंस को, जो वहाँ इंडिगो प्लांटेशन करते थे। तो वो लोग को इंस्पायर करने के लिए उनको बोला, उनको स्ट्रगल करने के लिए कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, कि हम मतलब स्ट्रगल मतलब उनको स्ट्राइक करनी चाहिए कि नहीं, अगर आप हमें ज़बरदस्ती प्लांटेशन कराओगे हम नहीं करेंगे। इंडिगो के प्लांट टेक्सटाइल्स में यूज होते थे। तो उस टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज में उनकी ज़रूरत थी, मतलब इंडिगो कलर थे, सारे कलर्स थे, तो वो उसकी ज़रूरत थी। तो वो क्या करते थे कि इंडिया से कम दाम में इंडिगो खरीद के जाते थे, और वही कपड़ा इंडिया से मतलब खरीद के जाते थे, इंग्लैंड में बनाते थे अपना कपड़ा कलर वाला, और फिर से इंडिया में आके उसके ही वही ज़्यादा दाम में बेचते थे। तो ऐसे वो लोग ट्रेडिंग करते थे। तो इससे पेशेंट्स को तो फ़ायदा होने ही नहीं वाला था, बिल्कुल भी। वो लोग तो लॉस में जा रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी उनको स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर करने गए थे। सेकेंड सत्याग्रह हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, जो उसके दूसरे ही साल हुआ 1917 में। तो इसमें एम के गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट अ पीसेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा कहाँ पे आया? गुजरात, आनंद के बाजू में आया। आनंद भी एक डिस्ट्रिक्ट है। अफेक्टेड बाय अ क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि उसमें क्रॉप फेल हो गए थे और प्लेग चल रहा था। प्लेग की वजह से वो लोग क्रॉप भी नहीं उगे और उनको लॉस में जा रहा था सब पीशंस को। तो पीशंस ऑफ के खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे, एंड वो डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स। तो वो रेवेन्यू का कलेक्शन सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो देर से लिया जाए या तो फिर कम किया जाए, ऐसे उनकी डिमांड थी। और तीसरा सत्याग्रह है 1918 में, तुरंत ही उसके बाद के साल में। तो आप याद रख लेना कि 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए। उसके दूसरे साल चंपारण सत्याग्रह हुआ 1916 में। उसके दूसरे साल हुआ 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। और चंपारण में क्या होता है? इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ वो लोग थे। खेड़ा में क्या हुआ कि वो लोग टैक्स रेवेन्यू को रिलैक्स करवाना चाहते थे, मतलब। और तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद भी गुजरात में ही आया। तो 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स के साथ हुआ था। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स कॉटन मिल वर्कर। तो उनको वेजेस ज़्यादा नहीं मिलती थी कॉटन, तो मोर वर्क मतलब उनको ज़्यादा समय काम करवाते थे और वेजेस भी बहुत कम देते थे। तो वो लोग कह रहे थे कि हमारा टाइम कम करो और वेजेस बढ़ाओ, ये उनकी मांग थी। सो आई होप ये 3 आपको समझ में आ गए। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ये 3 आपको समझ में आ गए, आई होप। सो 1915 में महात्मा गांधी आए। 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ हुआ था।
और 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स करने मतलब कम करने के लिए बोला। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। इसमें कॉटन टेक्सटाइल मिल के वर्कर को वेजेस बढ़ाने के लिए और टाइमिंग कम करने के लिए बोला। तो हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन से ईयर का था? 1919 में हुआ था। लेट मी राइट। It was happened in 1919. सो रॉलेट मतलब क्या, वो हम पहले देखेंगे। आपको क्वेश्चन होगा कि रॉलेट मतलब क्या, ये कैसा नाम है अजीब सा। तो रॉलेट भी एक जज, रिटायर्ड जज थे, उनके नाम, उन्होंने ये एक्ट पास किया था, उनके नाम से ये एक्ट को रखा गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये तो कुछ यू कैन सी द इमेज में कुछ छुपा हुआ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट था, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं। सो सी, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव मेड इट फॉर यू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब आया होगा नहीं, समझाने तो मैं वाली ही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, सो गांधी जी 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. So Rowlatt Act हुआ था, Rowlatt Act पास किया था। तो Rowlatt Act क्या है? तो Rowlatt Act मतलब इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये पास किया था, वो भी अपोजिशन इंडियन मेंबर के अपोज होके उन्होंने ये एक्ट पास किया था। और इसमें गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड कोई भी इंसान को ऐसे ही उठा के ले जा सकते हैं अगर उन्हें लगा कि ये कुछ थोड़ा सा मतलब गलत तो नहीं। वैसे तो वो लोग ऐसे ही डाल देते थे, ब्रिटिशर्स कोई सत्याग्रह या कुछ ऐसा करते थे तो ऐसे ही डाल देते थे कोई भी नॉर्मल इंसान को। तो उनको कोई भी अरेस्ट वारंट के कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट के बिना ही वो लोग अरेस्ट कर सकते थे और उन्हें 2 साल की जेल दे सकते थे। तो ये रॉलेट एक्ट था। तो महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया रॉलेट एक्ट के अपोजिट में, अपोज करने के लिए उसे 1919 में। सो ये सेकेंड वाला पढ़ो। सो ये वाला देखो, यू कैन सी सत्याग्रह सारे। देन इसमें देखो रॉलेट एक्ट मतलब see what is Rowlatt Act. You can see the image on it. Rowlatt Act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. Okay, तो ये इंडियन मेंबर्स के अपोज करने के बावजूद भी उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फोर्स करके ये अप्लाई किया था, ये वाला एक्ट बनाया था। It gave the government enormous powers to repress political activities. Political activities को repress करने के लिए उन्हें बहुत सारी power मिलती है government को, and allowed the detention of political prisoners without trial of 2 years. तो वो किसी को भी उठा के जेल में रख सकते हैं 2 साल के लिए विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, और कोई भी रीजन के बिना वो लोग किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। Then Mahatma Gandhi wanted violent civil disobedience against such unjust laws. तो वो नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े के बिना ये एक्ट को बंद करवाना चाहते, मतलब ये इनजस्टिस लॉ को बंद करवाना चाहते। सो विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल। जो ये गांधी जी ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया था वो 6 अप्रैल 1919 में
लॉन्च हुआ था। तो रैलीज वो ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, सारी सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की थी। वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक ऑन रेलवे शॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, ये सब हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। Due to this, the British administration decided to clamp down the nationalists. So, वो जो हमारे जो लीडर्स थे उनको क्लैम्प डाउन करना चाहिए, मतलब उनको सबक सिखाना चाहते। सो लोकल लीडर वो पिक्ड, सो कोई अमृतसर के लोकल लीडर थे दो, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और उस दिन जब वो इंसिडेंट हुआ तभी गांधी जी को भी दिल्ली भी नहीं आने दिया था, दिल्ली मतलब बैर किया गया था, उधर रोक दिया गया। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, उसके 4 दिन बाद पुलिस, अमृतसर की जो पुलिस थी उन्होंने फायर किया किसके ऊपर, जो सारी अटैक किया और फायर और अटैक किया बैंक और पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन उसके ऊपर। सो उसके बाद क्या हुआ, जनरल डायर, ये जो इंसान देख रहे हो ये है जनरल डायर। सो उसको सौंप दिया गया कि आप वो पंजाब के गवर्नर जनरल थे, तो उनको सौंपा गया था कि आप ये सारी जिम्मेदारी आपकी, आप लो, ये सब कुछ, ये जो मारपीट कर रहे हैं ये सब बंद करवा। तो क्या हुआ था इन अमृतसर ऑन 10th April, 2 local leaders were arrested. On the same day, the police fired upon the peaceful procession. This provoked the common masses. They attacked the town hall and post office and telegraph wires and the workers. The army was called in the city and were handed over to General Dyer, the governor of Punjab. General Dyer was the governor of Punjab. So he imposed a martial law to control the situation. ओके, तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ किया। तो मार्शल लॉ मीन्स, सॉरी, ये मार्शल लॉ का पिक्चर मैंने इधर डाला था, ये वाला पिक्चर। तो इसमें कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, आदमी के अलावा कोई बाहर नहीं निकल सकता। मार्शल लॉ मतलब वो। अभी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि जनरल डायर पंजाब के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया था कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, सिवाय जो हमारे आर्मी फोर्स और वो सब के अलावा कोई बाहर नहीं निकल। और जैसे कर्फ्यू के जैसे ही मार्शल लॉ मतलब एक टाइप का कर्फ्यू। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। एक इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दिस वॉज द वन ऑफ द मैसिव इंसिडेंट हैपन। ये आज भी हम बहुत याद करते हैं ये इंसिडेंट को। इट वॉज वन ऑफ द ब्लडी इंसिडेंट, यू नो, विच आँख में पानी ला लेते हैं, इससे really something very heartbreaking. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to celebrate बैसाखी। तो उस दिन बैसाखी थी, तो उस दिन लार्ज क्राउड, सारे पीपल आए थे। सेलिब्रेट फेस्टिवल है तो वो लोग सेलिब्रेट करने आएंगे। तो क्या हुआ कि वो जो जलियांवाला बाग था उसका एक ही डोर था, एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट पॉइंट था। तो क्या हुआ कि उधर एक कुआं भी था, कुआं मतलब वो क्या बोलते हैं, वेल था, वेल, हाँ। तो क्या हुआ कि आजू बाजू के विलेज से भी सब बैसाखी मनाने आए थे, और वो मार्शल लॉ से अवेयर नहीं थे। उन्होंने मतलब उनको पता ही नहीं था कि ये मार्शल लॉ वगैरह क्या आता है, तो उनको कुछ पता नहीं था ऐसे लॉज और वो सब। डायर एंटर्ड द एरिया, तो ये सब
साथ में मार्शल लॉ में क्या है, अगर कोई भी बाहर घूमता फिरा मिले तो उसे शूट कर दो। कभी कभी जम्मू कश्मीर में भी ये होता है, क्योंकि उधर टेररिस्ट पाए जाते, तो कभी ये सारा मार्शल लॉ वो सब चलता है उधर ज़्यादा। तो शूट कर देंगे ऐसा था। तो ये लोग बाहर मिले थे, तो उन्होंने उनको ऐसे शूट कर दिया। तो डायर एंटर द एरिया, वो बाग के एरिया में आए, जलियांवाला बाग के, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट और ओपन पॉइंट दोनों एक ही था, एग्जिट और एंट्रेंस सेम ही था, एक ही था। किलिंग 100, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। ही डिक्लेयर्ड लेटर वो वाज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट, तो वो सबको मोरल इफेक्ट देना चाहते थे। किस तरीके से मोरल इफेक्ट दे सकते हैं वो लोग? इनके पास कौन सा हक है कि वो मोरल इफेक्ट हमें दे? हमें पता है कि हम सच थे, तो वो कौन से मुंह से अपने मोरल इफेक्ट देने वाले? नो वे, हाउ कुड ही गिव मोरल इफेक्ट? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये वाला। आई एम जस्ट सो मच एंग्री ऑन दैट। कैसे मोरल इफेक्ट दे सकते हैं? कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए और उसे आप मार दे, इज दिस अ मोरल इफेक्ट? नो वे, can't be done this. I would definitely just give a big. I don't give a slap. I don't want to speak more. To create the I'm sorry guys. I'm getting so much angry. But how could he kill this? Can't you? आप सोच नहीं सकते, आप कैसे मार सकते हो? कोई इंसान फैमिली के साथ बैसाखी मनाने आते तो आप उसे मार दोगे? कैसे पत्थर दे रहे ये सारे इंग्लिश पीपल? Shouldn't it happen? To create the mind of सत्याग्रह and kill the terror. उनमें टेरर लाने के लिए ये सब किया। तो टेरर लाने के लिए क्या आप इंसान को मार दोगे? Isn't it a crime? Isn't it a bad act? ये सब this is not done, you know. ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर आज भी आप जलियांवाला बाग में जाओगे तो आपको आज भी गोली के निशान और वो सब आप देख पाओगे। I'm serious so much, you know, emotional with this acting. तभी इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग में फैक्ट्री। As the news of Jallianwala Bagh spread, वो जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई, the crowd took to street in many North Indian towns. चलो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, तो तभी जनरल डायर ने ये स्टेटमेंट बोला। तो ये स्टेटमेंट बोलने के बाद वो इंग्लैंड जब गए थे तब उन्हें शाबाशी मिली है। तो इंडियन पीपल में और गुस्सा आया कि आप ये सब लोग को मार के गए और आपको शाबाशी मिल रही है। हाउ इट्स हैपनिंग? आप कैसे ये सब, आप कैसे शाबाशी दे सकते? तो तभी उधम सिंह थे, वो भी एक पंजाबी थे। तो वो क्या कर रहे थे, मतलब उन्हें बदला लेना था जनरल डायर। He was one of the criminals. You can say like he was one of the criminals. Yes. उन्हें बदला लेना था जनरल डायर। तो वो कहाँ गए थे, दिल्ली से मुंबई या ऐसा कुछ था, और मुंबई से ही वेंट टू लंदन, मतलब यूके, इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड जाके उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, उनके देश में जाके उनको गोली मार के आए थे। ये है हमारे इंडियन पीपल। एक इंसान में बहुत ताकत होती है, लेकिन सारे इंसान में नहीं होती। अगर उस दिन सारे इंसान में उधम सिंह जैसे जितनी पावर होती ना, तो आई बेट यू कि हमारा इंडिया आज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री होती। बट यू नो,
स्टिल वी डोंट हैव पावर। अगर आज हमें बॉर्डर पे जाके बिठा दे, मतलब आर्मी की जगह पे बिठा दे, तो हमें बहुत डर लगेगा। विल फील सो मच स्कैर्ड। गोलियों का सामना करना है ना, इट्स वेरी हार्ड थिंग। सो इट्स लाइक दैट। सो इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग देखेंगे मैसेक्रे का। एज न्यू जलियांवाला बाग, सॉरी, ये जो इंसिडेंट हुआ था मैसेक्रे, तभी ये न्यूज़ सभी में फैल गए। तो नॉर्थ इंडिया में तो सब स्ट्राइक पे लग गए और क्लैशेस होने लगे पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट बिल्डिंग में अटैक होने लगे। इंडियन पीपल ने ही ये सब अटैक किए थे। और सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। Oh my God, how rubbish these people are. See, नोज को ग्राउंड से रब कर देते, मतलब ऐसे खींच के ले जाते थे नोज को ग्राउंड से। Oh my God, so much. कैसे कैसे इंसान थे वो लोग। They were not at all इंसान ही नहीं कह सकते हम। क्रॉवल ऑन द स्ट्रीट, क्रॉवल किया था स्ट्रीट पे। क्रॉवल मतलब ऐसे गुलाटी मारना, गुलाटी मरवाते थे स्ट्रीट्स पे। Oh my God, this not done at all. And do salam to all sahibs, मतलब सैल्यूट करवाते थे। और जो साहिब्स होते थे, मतलब जो हाई पोस्ट पे जो थे, ऐसे तो वो कोई इंडियन को सैल्यूट नहीं करवाते थे। वो अपने जो अंग्रेज लोग थे उनको ही करवाते थे। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड। फ्लॉग करवाते थे पीपल को और बॉम्ब्ड करवाते थे विलेजेस को। विलेजेस को बॉम्ब करवाया था। पंजाब में एक गुजरान वाला एक करके कोई प्लेस थी पहले इंडिया में, अभी तो वो पाकिस्तान में चली गई है, तो उसको बॉम्ब करवाया था। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो ये वायलेंस हो रहा था सारी जगह पे, मारपीट सब करवाते थे, रब करवाते नोज, ये सब करवाते। तो ये गांधी जी को नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उन्होंने ये एक्ट को बंद करवाया था। मतलब सत्याग्रह जो वर्ल्ड नेशन वाइड करवाया था, तो वो उसको स्टॉप कर दिया था। सो आज हम यहाँ तक ही करने वाले हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आए। तो आप ये वीडियो बार बार देखा करिए, मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ऊपर ऊपर से करवा दूंगी, तो क्या वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो बहुत बड़ी हो, आपको बोर लगे, इसलिए मैंने छोटा सा ही स्लाइड बना के आपको विजुअल प्रेजेंट किया आपके सामने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू गाइज।